बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इससे पहले आपने देखा कि 2-3 लेक्चर्स में हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ रहे हैं और उससे आगे कंटिन्यू करते हुए हमने उसके जो है वो यूनिट्स कैलकुलेट किए किसी भी इक्वेशन के लिए केसी के। और उसके बाद हमने जो है ये डिस्कस किया कि जो डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके लिए केसी एक्सप्रेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन एक्स। तो अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है किसी भी रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को जब आप केसी की फॉर्म में लिखते हैं, केसी एक्सप्रेशन में लिखने का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट्स को ऊपर लिख लें और रिएक्टेंट्स को नीचे लिख लें और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप एक्सपोनेंट बना दें। मेरा नहीं ख्याल इसको आप बार बार समझाना पड़ेगा, आपने 10th में भी पढ़ा, यहाँ भी अब तीसरा चौथा लेक्चर हमारा इसी बात पे चल रहा है। तो नॉर्मली हम रिवर्सिबल रिएक्शन में जो सी यूज करते हैं दिस इज फॉर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम लेते हैं, हमने पीछे देखा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स के अंदर। लेकिन ये हमारे पास जो है हम अगर रिएक्टेंट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर वो गैसियस फॉर्म में हो तो हम कंसंट्रेशन की बजाय जो कंसंट्रेशन है उसको केसी की बजाय हम के पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो C है वो भी कंसंट्रेशन है और जो गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम नोट करते हैं। तो देखें कि हमारे पास पहले हम सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सपोज करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कहते हैं इसी के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये आपको पता है क्या शो करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये C और D की वो अमाउंट है जो इक्विलिब्रियम के वक्त है, ए और बी की वो अमाउंट है जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका हो, उस वक्त प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है। उस कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये केसी एक्सप्रेशन बनता है। उसके बाद कहते हैं इसी एक्सप्रेशन को हम लेटेस्ट जो है एडवांस केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं एडवांस लेवल पे, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। कैसे? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम कंसंट्रेशन का सी लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी उसके सी मोल्स, कंसंट्रेशन ऑफ डी उसके डी मोल्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट उसके ए मोल्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसके बी मोल्स। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म कर दिया एक तो हमने, और दूसरा उन प्रोडक्ट्स के नाम को खत्म करके उनकी जगह हमने उसको कंसंट्रेशन का नाम दे दिया, सी फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसके जितने मोल्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको हमने चेंज नहीं किया। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ये कहूं कि रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट्स भी गैसियस फॉर्म में है, तो इसका केसी एक्सप्रेशन की बजाय हम केपी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इसको हम कह देंगे कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या प्रेशर कह लें। अब हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन लिया था तो हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ चूंकि पार्शियल प्रेशर हम गैस का लेंगे, जो मिक्सचर होगा उसमें रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट्स भी गैसियस फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस उसके सी मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी गैस उसके डी मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस उसके ए मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस उसके बी मोल्स। सेम इसी तरह हम जब हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे के एन भी लिख देते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ लिखेंगे एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सेम इस तरह यहाँ पे के एक्स भी लिखते हैं, एक्स क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो के एक्स यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा एक्स ऑफ सी, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन कांस्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना चाहें तो ये डेरिवेशन हम हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं, यहाँ हमने उसको सिर्फ याद करना है और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आती है कमिंग एग्जाम्स में भी और एंटी टेस्ट में भी, वो हमने समझनी है। तो आप देखें केपी और केसी आपस में रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी, केसी को मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर के साथ, वो फैक्टर क्या है आर टी, आर क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर जो भी होगा उस गैस के लिए, और उसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की प्रैक्टिस में पीछे करवा चुका हूं, क्या है डेल्टा एन, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, इसकी हम डिस्कशन करते हैं अभी। तो इसका मतलब है केपी की वैल्यू केसी के बराबर होती है लेकिन साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, यानी केसी की वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो केपी की वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब केपी की वैल्यू केसी पे डिपेंड करती है कि साथ वाला फैक्टर क्या है, इस पे डिपेंड करती है। ये हम डिस्कस करते हैं क्या और चीजें हैं। इसके लिए हम 3 केस डिस्कस करेंगे। केस 1 कि डेल्टा एन 0 हो जाए, अगर
यानी कि हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि जब डेल्टा एन 0 हो जाए, मतलब प्रोडक्ट्स के मोल्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर हो जाए, तो हमने देखा था कि केसी के कोई यूनिट नहीं आते थे, याद करें। तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करनी आती है कि डेल्टा एन कैसे हम फाइंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लिखी हो, जैसे ये क्वेश्चन लिखी हुई है H2 + I2 चेंजेस टू 2HI, ये गैसियस रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट्स के कितने हैं 1 + 1 2, तो 2 - 2 आंसर क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2, 2 - 2 आंसर 0 आया। तो जब डेल्टा एन 0 होगा तो इस इक्वेशन में डेल्टा एन की वैल्यू पुट करें और कुछ भी नहीं पुट करना, Kp एज इट इज, Kc एज इट इज, RT की पावर 0 आ गई, और जिस भी फैक्टर की पावर 0 हो जाए तो वो पूरा फैक्टर 1 हो जाता है, ये आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो जब सारा फैक्टर 1 हो गया तो 1 × Kc, Kc आ गया, तो Kp = Kc। इससे क्या बात समझ में आई है कि Kp और Kc सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन शर्त क्या है, when delta n = 0 means number of moles of products and reactants are equal। जब जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर होंगे, जब जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर होंगे तो Kc और Kp इक्वल होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, एंड व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc एंड एट व्हाट कंडीशंस दे आर इक्वल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये रिलेशनशिप है, और इनके दरमियान जो है डेल्टा एन जब 0 हो जाए तो तब Kp और Kc इक्वल हो जाते हैं। ये एग्जांपल देके आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक हो गया। लेकिन दूसरी बात, केस 1 तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब डेल्टा एन 0 हो तो Kp Kc बराबर होते हैं, ये आपने ऑब्जेक्टिवली याद रख लेना है। वो कोई भी इक्वेशन दे के वो पूछ सकता है कि इसमें किस इक्वेशन में जो है Kp Kc के इक्वल है, तो आपने नोट कर लेना है। अगर डेल्टा एन 0 है, जिस इक्वेशन में डेल्टा एन 0 होगा उस इक्वेशन में Kp और Kc की वैल्यू जो इक्वल होगी। दूसरा केस कि डेल्टा एन जो है वो 0 ना हो बल्कि पॉजिटिव हो, और ये कब होगा, जब प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा और रिएक्टेंट्स के कम होंगे। पॉजिटिव फिर ही आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स के मोल माइनस रिएक्टेंट्स के मोल हम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स का फैक्टर अगर बड़ा होगा और रिएक्टेंट्स का फैक्टर छोटा होगा मोल्स का, तो माइनस पॉजिटिव आंसर आएगा। देखिए ये एग्जांपल है, PCl5 चेंजेस टू PCl3 + Cl2, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म है, तो ये गैसियस इक्विलिब्रियम है। अब देखिए प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं, 1 + 1 2 -1, तो 2 - 1 करें तो आंसर क्या आया 1। तो इसका मतलब इसमें जो डेल्टा एन की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव 1 आ रही है, यानी पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव 1 यहाँ पे लिखें, Kp = Kc, RT की पावर +1। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब मैं पूछूंगा बताएं Kp और Kc का यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, या ये पूछा जाएगा इसमें Kp बड़ा होगा या Kc, तो बताएं आपके ख्याल में क्या होगा। अब मुझे एक बात बताएं, हम इसको एक वैल्यू लेके फर्ज कर लेते हैं, हम फर्ज करते हैं Kc की वैल्यू है जो है, Kc की वैल्यू 50 है, Kc की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, सपोज करें 50 ले लेता हूँ जी, ठीक है, और मैं समझता हूँ सपोज कर लेता हूँ R जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करें, टेम्परेचर की वैल्यू और R की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आता है, यानी कि RT की वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ 5 है। अब हमने Kp की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Kp की वैल्यू किसके बराबर होती है बताएं, Kc RT की पावर 1 + 1 इस क्वेश्चन के मुताबिक। अब Kc कितना है हमारा 50, और RT कितना है हमारे पास, RT कितना है देखें, शाबाश, RT मैंने बताया 5, सपोज कर रहा हूं ये मैं वैल्यूज, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 20, तो 250 हमारे पास वैल्यू आ गई Kp की। मैंने सपोज वैल्यू ली Kc की 50, RT की वैल्यू मैंने सपोज की 5, मल्टीप्लाई किया तो Kp की वैल्यू 250 आई। अब ये Kp की 250 वैल्यू Kc की 50 वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, तो यकीनन बड़ी है। इससे पता चला Kp विल बी ग्रेटर देन Kc व्हेन डेल्टा n इज पॉजिटिव, ये बात याद रखनी है। मैंने सपोज डाटा लिया, उससे ये बात साबित की कि जब RT की पावर पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव मतलब डेल्टा n पॉजिटिव हो, जब प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा हो, तो Kc की वैल्यू को जब RT से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर Kp की वैल्यू आती है। तो जब किसी वैल्यू को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर बड़ा आता है। ये आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपने मैट्रिक में मैथ यकीनन किया हुआ है। तो Kp की वैल्यू 250 आ रही है, जबकि Kc की वैल्यू कितनी थी 50, तो Kp की वैल्यू इज ग्रेटर देन Kc, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हिंट क्या याद रखना है आपको, वो क्वेश्चन अगर लिख दे कि जो है
ये क्वेश्चन लिखी हुई आ जाए तो पूछे किस इक्वेशन में नीचे ऑप्शन दिए हो Kp इज लेस देन Kc, Kp इज इक्वल टू Kc या Kp ग्रेटर देन Kc, तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? क्योंकि इसमें डेल्टा एन पॉजिटिव है, तो जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो तो याद रखें Kp की वैल्यू Kc से बड़ी आएगी, क्योंकि उसको RT फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई इस डेल्टा के साथ। अब हम बात करते हैं केस 3, जब डेल्टा एन नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा एन नेगेटिव हो तो वो कब होगा? जब प्रोडक्ट्स के मोल्स कम और रिएक्टेंट्स के ज्यादा हो। ये एग्जांपल देखें, प्रोडक्ट्स के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट्स के 3 और 1 4 हैं, तो अब इसकी Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2 आएगा। क्यों? 4 माइनस जो है प्रोडक्ट्स के 2 -4, 2 - 4 आंसर क्या आएगा? -2। अब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। अब जब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RT की पावर -2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगी RT की पावर 2। अब बताएं इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे आप? इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि Kp Kc से बड़ा होगा या स्मॉल होगा? इसको फिर इन्हीं वैल्यूज को सामने ला के जरा बताएं जरा मुझे। मैं दोबारा लिखता हूं, अब Kc की वैल्यू फिर दोबारा मैं लिखता हूं, यहाँ पे 50 है। Kc की वैल्यू कितनी है? 50, ये ऊपर आ गई। नीचे है RT की वैल्यू मैंने कितनी ली थी? 5। अब 5 का स्केयर कर ले तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा? 50 ऊपर है, नीचे 25, 5 का स्केयर 25, 5 टू द 50, इसका मतलब 2y Kp की वैल्यू। इन दिस केस Kp की वैल्यू 2y, Kp की वैल्यू 2y, ठीक है, और Kc की वैल्यू आई थी हमारे पास पहले से 50, तो इसका मतलब इस केस में Kc की वैल्यू ज्यादा होगी Kp की वैल्यू से। तो बिना बात ये समझ लें कि Kp की वैल्यू जब डेल्टा नेगेटिव हो तो इस फैक्टर ने नीचे चले जाना है, तो इसका मतलब Kc की वैल्यू को इस फैक्टर से हमने डिवाइड करना है। तो Kc का फैक्टर जब डिवाइड होता है RT फैक्टर से तो फिर Kp की वैल्यू आती है। तो जब किसी फैक्टर की वैल्यू किसी दूसरे फैक्टर से डिवाइड होके आएगी तो यकीनन वो वैल्यू छोटी आएगी। Kc की वैल्यू कितनी थी? 50, RT की वैल्यू 5 थी और 5 का स्केयर करें तो 25, तो 25 50 डिवाइड करें 2 आया, तो Kp की वैल्यू कितनी आई? 2, जबकि Kc की वैल्यू कितनी थी? 50, तो 50 इज ग्रेटर देन 2, 50 इज ग्रेटर देन 2, मतलब Kc इज ग्रेटर देन Kp। इससे पता चला जब डेल्टा n नेगेटिव हो, जब डेल्टा n नेगेटिव हो तो याद रखें Kp विल बी लेस देन Kc, और जब डेल्टा n पॉजिटिव हो तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, क्योंकि यहाँ फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp की वैल्यू बड़ी आएगी, जैसे हमने देखा यहाँ पे 250 आई, जब यहाँ डिवाइड होके आ रही थी तो Kp की वैल्यू कम आ रही थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 केसेस थे इससे रिलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन है, अब अगर जो न्यूमेरिकल दिया हो आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आ सकता है। Kp इज इक्वल टू, उसने ये क्वेश्चन दी हुई है, उसमें Kp की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने टेम्परेचर दिया हुआ है, R की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और Kc की वैल्यू गिवन है। तो Kp निकालना है, आप कैसे लिखेंगे? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन कैसे आएगा? 2 - 4, तो ये सेम यहाँ तक आपने सेम करना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखिए यह वही न्यूमेरिकल है जो उसमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसमें 273 ऐड करते हैं हमेशा केल्विन में चेंज करने के लिए, 773 केल्विन आ गया। Kc की वैल्यू दी हुई है 6.0 × 10⁻²। अब ये एक्सप्रेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2, ये भी जो मैंने पीछे किया है, अमोनिया की सिंथेसिस है, तो ये -2 नीचे आ जाएगा। मैंने कहा था Kp इज इक्वल टू Kc ऊपर ही रहेगा, RT की पावर -2 नीचे आकर +2 हो जाएगी। अब इसमें Kc की ये वैल्यू पुट कर दी, RT यहाँ पे R की वैल्यू ये है और टेम्परेचर की वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई किया है 63.5 और उसका स्केयर ले लिया, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 1.5 × 10⁻⁵। अब ये Kp की वैल्यू आई है, तो Kp की वैल्यू को Kc से कंपेयर करें जरा। एक तो ये आंसर आपने यहाँ तक लिखना है, लेकिन अभी जो मैंने केस 3 आपको समझाया है कि जब डेल्टा n नेगेटिव हो तो Kp विल बी लेस देन Kc, तो ये साबित भी हो गया कि Kp की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁵ आई है और Kc था 6 × 10⁻², तो -2 बड़ी वैल्यू है और -5 छोटी वैल्यू है, और यहाँ 6 भी बड़ी वैल्यू है और ये 1.5 भी छोटी वैल्यू है। इस वैल्यू को देखें, ये छोटी हो गई, इसको इससे कंपेयर करें तो ये भी छोटी है, तो इसका मतलब Kp इज लेस देन Kc। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि 8 चैप्टर में मोस्टली हर साल न्यूमेरिकल ही आता है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल आपने जरूर करना है, तो ये पेपर में आ सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है और ऑब्जेक्टिव में ही आता है सारा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।